नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टडी में। और आज मैं आपके लिए MGG 004 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस लेके आई हूँ। देखते हैं कैसे आपको पेपर लिखना है, कैसे आपको इसमें आंसर्स को लिखना है और क्या-क्या क्वेश्चन आए थे वो भी हम एनालाइज करेंगे इसमें। तो इसमें हम आपको बताएँगे इग्नू के पेपर कैसे लिख सकते हैं हम, और हम एनालिसिस करेंगे दिसंबर 2024 के पेपर की और जून के 2025 के पेपर की। इसमें टिप्स एंड टेकअवेज़ हैं कि आपको अपना आंसर क्रिस्प लिखना है। कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखिएगा। 24 शीट्स मिलती हैं और जहाँ भी ज़रूरत है डायग्राम और टेबल्स बनाइए। कोई भी क्वेश्चन है, जितना पूछा है उतना ही लिखें, ज़्यादा ना लिखें। और साथ में एग्ज़ाम्पल्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं, मैप्स वगैरह बना सकते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा पेपर में। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर का पैटर्न। सबसे पहले सेक्शन ए है और सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने थे और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का था और ये आंसर आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। तो ये आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 के सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद सेक्शन बी में भी आपको 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और टोटल 2050 वर्ड्स में आपको आंसर कंप्लीट करना है। तो ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको 7 क्वेश्चन हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 500 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो ये है क्वेश्चन सारे। और अभी आप देखिए जून 2025 का पेपर, इसके क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन ओवरलैप्ड हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हैं और जो पेपर है वो मॉडरेट है, लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ईज़ी भी नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग से आप पेपर कर सकते हैं। सबसे पहले हम दिसंबर 2024 के पेपर को देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, स्टेट द 3 मेन कंसर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपको बताना है। तो ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है जो स्टडी करती है स्पेटियल वेरिएशंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, माइग्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें फोकस किया जाता है कि कैसे अर्थ के सरफेस पे जो पॉपुलेशन है वो कैसे रहती है, कौन-कौन से फैक्टर्स इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और क्या इम्प्लीकेशन है रिसोर्सेज की, डेवलपमेंट की और एनवायरनमेंट की। और 3 मेन कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डायनामिक्स। तो ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन फिजियोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल, न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिक डेंसिटी। तो अब हमें डिफाइन करना है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को। सबसे पहले, रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड। जो फार्म की गई लैंड है उसमें नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ लैंड में कितने रहते हैं, वो हो गया फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ये इंडिकेट करता है कि कैसे प्रोडक्टिव लैंड पे प्रेशर है और कैसे जो पोटेंशियल फूड सप्लाई को कैसे चैलेंजेस हैं वो बताता है। अगला है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, मेजर द नंबर ऑफ फार्मर पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड। कि कितने फार्मर्स हैं और उसको मेजर करते हैं पर यूनिट ऑफ एरेबल लैंड से। ये शो करता है कि कैसे लेवल ऑफ एग्रीकल्चर एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है फार्मिंग में, तो उसको ये बताता है। अगला है न्यूट्रिशनल डेंसिटी, इसमें रिलेट्स पॉपुलेशन साइज टू द अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इन अ रीजन। तो ये रीजन की फूड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन साइज को रिलेट करता है। ये हाईलाइट करता है कि फूड रिसोर्सेज सफिशिएंट है लोगों के लिए या नहीं है। अगला है इकोनॉमिक डेंसिटी, एग्जामिन्स पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो पॉपुलेशन है उसका रिलेशन कैसा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्टिविटी से, वो ये बताता है। रिफ्लेक्ट्स हाउ एफिशिएंटली पीपल यूज अवेलेबल इकोनॉमिक एसेट्स। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 8 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क गिवन बाय द सेंसस ऑफ इंडिया। तो हमें इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क के बारे में बताना है। ये है द सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइज workers into broad industrial categories to understand the structure of employment and economic activity. सबसे पहला है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग।
इसमें एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग ये सब आता है। अगला है माइनिंग एंड क्वेरिंग, और इसमें है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, कोल, पेट्रोलियम एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आता है। अगला है हमारा कंस्ट्रक्शन, building of infrastructure such as road, bridges, houses and industrial projects. ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी आता है, जैसे इसमें आता है होलसेल, रिटेल ट्रेड, मार्केट्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इसमें रेलवे, रोडवेज, शिपिंग, एयर ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ये सब आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, इसमें गवर्नमेंट सर्विस, डिफेंस फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये सब आता है। अदर कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज, इसमें एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड पर्सनल सर्विसेज आता है। और इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये जो कैटेगरी है वो हेल्प करती है एनालाइज करने के लिए वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को अलग-अलग सेक्टर्स में, और ये ऑल्सो हाईलाइट करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, शोइंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर वर्सेस ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ये यूजफुल है पॉलिसी मेकिंग में, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग में और रिसोर्स एलोकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनी 4 रीजन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय पॉल स्ट्रेटन। तो पॉल स्ट्रेटन ने क्या 4 रीजन दिए थे ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो आपको बताना है। पॉल स्ट्रेटन, a leading development economist, emphasized the human development is both a mean and an end. 4 key reason he suggested are: first is fulfillment of basic needs. इसमें आता है कि फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर और एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो, लोगों को डिग्निफाइड लाइफ और सोशल स्टेबिलिटी मिले। अगला है expansion of opportunities. Development is not just about survival but also about creating opportunities for individuals to growth. It also allows people to participate in the economic, social, and political life more fully. Enhancement of capabilities. Stratton highlighted Amritya Sen's idea of functioning and capabilities. Human development improves people's ability to make choices and live the life they value. इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, और इसमें आता है इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स इंक्रीज करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एक हेल्दी, बेटर एजुकेटेड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो ये आप इस आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नेम एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसके 4 कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी पहले आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है जो स्टडी करता है डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ये ऑल्सो फोकस करता है हाउ पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स स्पेशली एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। 4 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज रूरल सेटलमेंट, जिसमें विलेजेस, हैमलेट्स आ गए, where the primary occupation is agriculture and allied activities characterized by dispersed or clustered pattern. उसके बाद है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन में आता है टाउन और सिटीज विद नॉन एग्रीकल्चरल फंक्शन सच एज ट्रेड, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, और ये मार्क्ड बाई हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। सेटलमेंट पैटर्न के बारे में भी है एक कंपोनेंट, ये रेफर करता है स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ड्वेलिंग्स कि लीनियर, न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स, रेडियल, इस टाइप में कैसे सेटलमेंट पैटर्न बनता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कैसे किस एरिया में कोई रिवर के साथ अगर कोई सेटलमेंट है तो कैसे लीनियर सेटलमेंट में आएगा, मतलब वो सब इसमें बताता है। फंक्शंस ऑफ सेटलमेंट, economic, social, cultural, and administrative roles performed by settlements. Example: industrial towns, market centers, religious towns, and administrative capitals. Settlement geography studies rural and urban settlement, their pattern, and their functions. Next is what is conservation? Who coined the term conservation? Name any 2 conservations of the world. So conservation आपको बताना है. It's a large continuous urban area formed when several towns and cities expand and merge together due to population growth and industrial development. It represents an extended metropolitan region with interconnected settlements functioning as one. ये टर्म कॉइन की थी
पैट्रिक गेडिस ने, और ये एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट और टाउन प्लानर थे 1915 में. He used it to describe the phenomena of urban sprawl and the merging of cities into vast metropolitan complexes. इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेट लंदन कॉन्वर्वेशन, लंदन और उसके सराउंडिंग के टाउन्स को कैसे इकट्ठा हो गए वो कॉन्वर्वेशन बनी है. उसके अलावा है रैनस्टैड कॉन्वर्वेशन नीदरलैंड्स में, इसमें इंक्लूड होता है एम्स्टर्डम, रॉटरडैम, दी हेग एंड दी अल्ट्रैक, ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल सिटीज. सस्टेनेबल सिटी क्या होती है वो आपको बताना है. इट्स आल्सो कॉल्ड एन इको सिटी और ग्रीन सिटी, और ये होती है जैसे कोई भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इंक्लूजन, इन सबको बैलेंस करके ये सिटीज बनती हैं. It minimizes resource use and pollution while ensuring livable, resilient and equitable urban space. कॉन्सेप्ट क्या है सस्टेनेबल सिटीज का? तो एक जो सस्टेनेबल सिटी होती है वो एक अर्बन एरिया है प्लान्ड मैनेज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. इट इंटीग्रेट्स द ट्रिपल बॉटम लाइन. इसमें आ गया पहला तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसमें इंक्लूड होगा कि वहाँ पे कार्बन एमिशन कम करना है, कंजर्व करनी है एनर्जी, वाटर और बायोडाइवर्सिटी. इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी चाहिए उसमें हमें, जैसे कि इनोवेशन, ग्रीन जॉब्स और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल सस्टेनेबिलिटी भी होना चाहिए. उसमें आ गया प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कल्चरल वाइटलिटी. नेक्स्ट है इसके की फीचर क्या है सस्टेनेबल सिटीज के. सबसे पहला है एफिशिएंट रिसोर्स यूज यहाँ पे होता है. सेकेंड इज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पार्क्स, ग्रीन बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, ये सब यहाँ होंगे. रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग, डिजाइनिंग सिटीज टू विथस्टैंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट सच एज फ्लड्स और हीट वेव्स. और इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट होती है, इंश्योर करता है कि सबको अपॉर्चुनिटीज मिले सर्विस और डिसीजन मेकिंग में. और सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिस होंगी, जैसे रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और रिड्यूसिंग कंजप्शन टू क्लोज रिसोर्स लूप्स. और इसके एग्जांपल्स हैं कोपेनहेगन डेनमार्क, नोन फॉर साइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सिंगापुर है इंटीग्रेटेड वर्टिकल गार्डन्स, वाटर रिसाइकलिंग एंड स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज के लिए. एंड क्यूरेटिवा ब्राजील, फेमस फॉर सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन प्लानिंग. तो ये आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ द पॉपुलेशन डाटा प्रोवाइडेड बाय द सेंसस ऑफ इंडिया. तो पॉपुलेशन डेटा के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है. The Census of India, conducted every 10 years, is the most comprehensive source of demographic information about the country. It provides detailed data on the size, distribution, and characteristics of the population, which is essential for planning and policy making. The census records the total population of India, including rural and urban areas, and highlights population growth trends over decades. It also provides information on population density, showing how people are spread across different states and regions. This helps identify areas of overpopulation and regions with sparse settlement. इसके बारे में फर्स्ट है टोटल पॉपुलेशन. तो इसमें रिकॉर्ड करते हैं कि ओवरऑल साइज क्या है इंडिया की पॉपुलेशन का, बोथ अर्बन और रूरल दोनों में. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डेंसिटी को भी हम फाइंड आउट करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, रीजन्स में. और अर्बन और रूरल कॉम्पोजिशन भी जानते हैं, कैसे अर्बन और रूरल में क्या क्या डिफरेंशिएशंस हैं, उसके क्या क्या ट्रेंड्स हैं, वो भी हम ट्रैक करते हैं. डेमोग्राफिक composition, age, sex structure of the population, literacy levels, education attainment and occupational categories भी जानते हैं. उसके अलावा इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स भी जानते हैं, जैसे divides worker into cultivators, agricultural laborers, household industry workers and other workers, helps to understand the economic base of the population. Social or cultural data, जैसे data on the basis of religion, language, scheduled caste and scheduled tribes, ये सब जानते हैं. इसमें इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है और सपोर्ट करता है ये इंक्लूसिव पॉलिसीज को. माइग्रेशन पैटर्न के बारे में भी जानते हैं, कहाँ से कैसे कितनी माइग्रेशन हो रही है अक्रॉस स्टेट और कंट्री के बाहर, वो भी. उसके अलावा हाउस होल्ड डेटा,
जैसे डिटेल्स ऑन हाउस कंडीशंस, amenities एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैनिटाइजेशन। तो ये आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म वर्क पार्टिसिपेशन रेट, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेट एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे वर्क पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन काम कर रही है उसको हम वर्क पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्क पार्टिसिपेशन रेट इक्वल टू टोटल वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। और इसकी सिग्निफिकेंसेस हम बता सकते हैं। अगर ज्यादा वर्क पार्टिसिपेशन रेट है तो ये इंडिकेट करता है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्टिव वर्क, और लो होगा तो वो सजेस्ट करेगा डिपेंडेंसी ऑन फ्यूअर वर्कर ऑफन सीन इन एग्रेरियन और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। इसके अलावा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेट है रेशियो ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंडेंस टू द वर्किंग पॉपुलेशन। डिपेंडेंट्स इंक्लूड्स चिल्ड्रन, एल्डरली, स्टूडेंट्स, होम मेकर्स एंड अदर नॉट एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये जो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेट की जो लोग डिपेंडेंट हैं और जो काम करने वाले हैं उनका रेशियो है ये। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? हाई होगा अगर ईडीआर तो उसका मतलब ये है कि ग्रेटर बर्डन है वर्कर्स पे टू सपोर्ट डिपेंडेंट्स, और अगर लो ईडीआर है तो उसका मतलब है कि बैलेंस इकोनॉमी विद मोर कंट्रीब्यूटर्स टू इनकम जनरेशन। यूजफुल फॉर प्लानिंग वेलफेयर स्कीम, पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। थर्ड डेफिनेशन थी हमारी, में आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि सब सेक्टर्स में कितनी कितनी काम करने वाली वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें जानते हैं। कैटेगरीज अलग अलग होगी, जैसे प्राइमरी सेक्टर में आप बता सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। सिग्निफिकेंस है इसकी, रिफ्लेक्ट करता है ये स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री में मेजॉरिटी उसकी होगी प्राइमरी सेक्टर में, और डेवलप में सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, और हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। Next is question number 3. What is urbanization? Name any four measure of assessing urbanization. State any three components of urban population growth. तो urbanization आपको बताना है, ये एक process है जिससे by which an increasing proportion of a country's population come to live in towns and cities. जब cities में लोग आ जाते हैं काफी सारे, तो उसको urbanization बोलते हैं। और it results from industrialization, economic opportunities, migration, and improved infrastructure. Urbanization transforms rural societies into urban ones, influencing lifestyle, economy, and environment. इसके measures क्या-क्या हैं assess करने के? First, level of urbanization, इसमें कि कितनी total population में से कितनी urban area में रह रही है वो, और ये इंडिकेट करता है कि कैसे अर्बन डेवलपमेंट हो रही है। रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, किस स्पीड से अर्बन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो इसमें हम जानते हैं। और ये शो करता है कि कैसे फास्ट रूरल एरिया कन्वर्ट हो रहे हैं अर्बन सेटलमेंट्स में। डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कंपेयर्स अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ विद रूरल पॉपुलेशन ग्रोथ, हाईलाइट्स डेमोग्राफिक बैलेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। उसके अलावा है अर्बन रूरल रेशियो, ये रेशियो है अर्बन पॉपुलेशन की रूरल पॉपुलेशन से, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड प्लानिंग रिसोर्सेज। कंपोनेंट्स क्या है अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ के? तो उसमें सबसे पहला है नेचुरल इंक्रीज, ग्रोथ ड्यू टू हायर बर्थ रेट एंड लोअर डेथ रेट इन अर्बन एरियाज, ये भी हो सकता है। इम्प्रूव, अगर हेल्थ केयर इम्प्रूव हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाएगा तो वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। Rural to urban migration, movement of people from villages to cities for jobs, education, and better living conditions, a major driver of rapid urbanization in developing countries. उसके अलावा है reclassification of settlements. Rural areas upgraded to urban status when they meet criteria such as population size, density, and economic activity, adds to the official urban population without physical migration. Urbanization is a dynamic process reshaping societies worldwide. It is assessed through measures like level rate, degree, and urban rural ratio.
ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन सबसे पहले जानेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाता है एक रीजन में और उसकी जो कैपेसिटी होती है अवेलेबल रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की, तो उसमें काफी सारा प्रेशर आ जाता है ओवर पॉपुलेशन में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और प्रेशर होगा लैंड, फूड, वाटर, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट पे। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, shortage of basic amenities like healthcare, education, and sanitization, increased population, pollution, and ecological imbalance. इसका एग्जाम्पल है countries with rapid population growth and limited resources often face overpopulation challenges such as India and Bangladesh. उसके अलावा है अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक रीजन की जो पॉपुलेशन है काफी कम होती है और जो रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लो पॉपुलेशन डेंसिटी, abundance of resources related to the number of population, difficulty in maintaining economic growth due to lack of workforce। इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझानेंगे। सबसे पहला अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, मिनरल एंड इंडस्ट्रीज, हाई डिपेंडेंसी ऑन इमिग्रेशन टू फिल लेबर शॉर्टेज और डिफिकल्टी है सस्टेनिंग सोशल सर्विस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल इंक्लूड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे काफी सारे रिसोर्सेज हैं बट पॉपुलेशन काफी कम है, तो उसकी वजह से अंडर पॉपुलेशन का इशू होता है इसमें। और ये सब आप लिख सकते हैं इस आंसर में। नेक्स्ट है डिस्कस द थ्री फेसेट्स ऑफ स्टडिंग सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी के थ्री फेसेट्स बताने स्टडी क्या है। पहले तो आप ये बता सकते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी है क्या, उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या स्टडी होता है वो आप बता सकते हैं। थ्री फेसेट्स होगा सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट की स्ट्रक्चर किस टाइप की है, किस शेप की है, किस साइज की है, लेआउट क्या है उसका, वो आता है इसमें। और इसमें पैटर्न आते हैं जैसे लीनियर, न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स्ड और रेडियल सेटलमेंट्स। एग्जामिन्स the internal structure of town and cities, including street pattern, housing arrangement, and land use, help understand how physical geography and human factor influence settlement forms. अगला है function of settlements। तो इसमें आता है एनालाइज करना कि कैसे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल सेटलमेंट को इम्पैक्ट करता है। कैसे मतलब इसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट्स बनती हैं। रूरल सेटलमेंट आर ऑफन एग्रीकल्चरल while urban settlements serve as center of trade, industry, education, and governance. Functional classification helps identify market towns, industrial cities, religious centers, and administrative capitals. This facet highlights the relationship between settlement and regional development. और third है spatial organization and distribution, studies how settlements are distributed across space and their interaction with each other, includes concepts like hierarchy of settlements, central place theory, and urban rural linkages, examines accessibility, connectivity, and role of transport networks, provide insight into regional planning, resource allocation, and sustainable development. ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी होती है लार्जेस्ट सिटी इन अ कंट्री दैट इज disproportionately bigger than the more dominant and more dominant than all other cities. It is not just the largest city but also the political, economic, cultural, and social hub of the nation. The population of a primate city is often more than twice that of the second largest city. मतलब जो second largest city होगी उससे more than twice population होगी primate city की। इसके characteristics हैं, पहला है disproportionate size, far larger than other urban centers in the country. Dominance, controls major economic activities, political decisions, and cultural influences. Centralization होगी इसमें, concentration होगी इंडस्ट्री, सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज की सिटी में। माइग्रेशन एंड मैग्नेट के रूप में काम करेगा कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है
जॉब्स, एजुकेशन और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से होगी ये माइग्रेशन। अर्बन इम्बैलेंस होगा यहाँ पे, creates uneven development with rural and smaller towns lagging behind. Examples हैं Bangkok houses a huge share of the nation's population and economy. London है historically dominant in politics, finance and culture. Then Paris, central hub for administration, commerce and culture. Jakarta, Indonesia, overwhelmingly larger compared to other Indonesian cities. Advantages क्या होती हैं इन cities की? एफिशिएंट कंसंट्रेशन होती है रिसोर्सेज और सर्विसेज की, और इजी एक्सेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है। और डिसएडवांटेजेस जान लेते हैं। ओवरक्राउडिंग होगी, ट्रैफिक कंजेशन होगा, हाउसिंग शॉर्टेज होगी, रीजनल इम्बैलेंस, नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉलर टाउन्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा ड्यू टू पॉपुलेशन एंड ओवरयूज ऑफ रिसोर्सेज, वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर और इकोनॉमिक शॉक्स होगा, क्योंकि ये जो नेशन है वो इन पे काफी डिपेंड होगा। नेक्स्ट है डिस्कस सोशल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। The social morphology of rural settlement refers to the study of the social structure, organization, and spatial arrangement of communities in villages. तो social morphology होगी rural settlement की, वो रेफर करता है स्टडी की सोशल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन विलेजेस में। In India, rural settlements are deeply influenced by historical tradition, caste system काफी है, kinship ties and economic activities. इसके features क्या होते हैं? Caste based segregation, जैसे villages often display spatial division based on caste hierarchy. Higher caste traditionally occupy central or elevated areas while low caste are located on the periphery. This reflects social stratification and influences access to resources. Kinship and family organization, कैसे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम काफी कॉमन है, और काफी जो एक्सटेंडेड हाउस होल्ड जो है वो एक साथ रहते हैं, लाइक एक्सटेंडेड फैमिली के घर एक साथ में होते हैं, वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। किनशिप टाइप प्ले अ मेजर रोल इन कॉपरेशन, एग्रीकल्चर वर्क एंड सोशल ऑब्लिगेशंस। देन फंक्शनल डिफरेंशिएशन आएगा इसमें कि कैसे रूरल सेटलमेंट ऑर्गेनाइज होती है अराउंड ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग, पोटरी एंड वीविंग एंड ट्रेडिंग। Occupational groups often form distinct cluster within the village. Spatial arrangement लिख सकते हैं कि कैसे न्यूक्लिएटेड, लीनियर और डिस्पर्स पैटर्न बनते हैं डिपेंडिंग ऑन उसकी ज्योग्राफी और सोशल कस्टम्स, और कैसे टेम्पल्स, वेल्स और कम्युनिटी स्पेस के लाइक ये सेंट्रल एरियाज होते हैं, वो आप बता सकते हैं। कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जैसे पंचायत, टेम्पल्स, लोकल मार्केट, और कैसे जो इंस्टीट्यूट है वो रेगुलेट करते हैं डिस्प्यूट्स, फेस्टिवल्स और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को। कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी काफी फर्क पड़ता है कि कैसे कौन से रिचुअल्स हैं, कौन से फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस हैं, जिससे सोशल बॉन्ड भी बढ़ता है। सोशल मॉर्फोलॉजी रिफ्लेक्ट्स बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी अक्रॉस इंडियाज विलेजेस। ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये पेपर का थर्ड क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेसी, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग लिटरेसी। लिटरेसी के बारे में आपको बताना है। तो लिटरेसी का मतलब जो है लाइक लेमन टर्म्स में कि किसी को एबिलिटी है, कोई लिख सकता है, पढ़ सकता है विद अंडरस्टैंडिंग किसी लैंग्वेज में, उसको लिटरेसी बोलते हैं। और ये एक लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस। लिटरेसी की वजह से एम्पावर होती है इंडिविजुअल, और उसकी वजह से नॉलेज मिलता है, पार्टिसिपेट कर सकता है सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में, इम्प्रूव कर सकता है उनकी अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो वो आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। जो इंडिया का सेंसस है वो डिफाइन करता है लिटरेट पर्सन को एज समवन एज्ड 7 इयर्स एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। तो कोई 7 साल से बड़ा कोई भी आदमी जो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग से, वो लिटरेट होगा। लिटरेसी इज दस critical measure of education attainment and directly linked to the overall social economic development of a country. 4 factors affecting literacy. सबसे पहला है इकोनॉमिक फैक्टर, कि कैसे जो कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा है वो अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और जैसे जो लोग गरीब भी है, वो जो गरीब हैं वो पढ़ नहीं सकते हैं।
Families with limited income often prioritizing work over education, especially for children. वो अपनी बुक्स, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन की नहीं फीस नहीं भर सकते, ये नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से इकोनॉमी बहुत बड़ा फैक्टर है लिटरेसी के लिए। नेक्स्ट है सोशल और कल्चरल फैक्टर। जैसे आपने सुना होगा कि कोई एरियाज है वहाँ पे लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, तो वो भी एक सोशल फैक्टर है कि कैसे जेंडर के बेस पे एजुकेशन इम्पैक्ट होती है। सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन एंड कल्चरल एटीट्यूड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लिटरेसी। इसमें कास्ट का भी इशू आ जाता है, एथनिसिटी और कम्युनिटी प्रैक्टिस में ऑल्सो अफेक्ट एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, कि कोई कल्चर ही मना कर रहा है कि नहीं पढ़ाना है, तो वो भी लोग बोलते हैं। देन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर हो सकता है कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में वो किसी बच्चे को लाइक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है या नहीं करता है, वो आ जाएगा इसमें। जैसे इनिशिएटिव है कुछ फ्री प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, जिसकी वजह से लिटरेसी काफी इम्प्रूव हुई है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पुअर गवर्नेंस होगी तो एजुकेशन में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। उसके अलावा जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर है। जैसे कुछ एरिया है हिली एरिया, रिमोट एरिया, फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पे लोग पढ़ने नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसकी वजह से काफी उनको इम्पैक्ट होता है। अर्बन एरियाज जनरली हैव हायर लिटरेसी रेट्स ड्यू टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, while rural and tribal regions lag behind. Seasonal migration of families for work also disrupt children's education. तो जो लोग माइग्रेट करते हैं किसी और स्टेट में या किसी और सिटी में, तो उसकी वजह से भी बच्चों की एजुकेशन काफी इम्पैक्ट होती है। तो ये सब आप फैक्टर्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम लिंक्ड है बर्थ रेट, डेथ रेट और ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ से to stages of economic development. It was first proposed by Warren Thompson in 1929 and later refined by other demographers. The model outlines 5 stages. सबसे पहले है हाई स्टेशनरी स्टेज, जिसमें हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी हाई है, लो पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें होती है। सेकंड है अर्ली एक्सपेंशन स्टेज, जिसमें डेथ रेट डिक्लाइन होती है ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, while birth rate remain high, leading to rapid population growth. थर्ड स्टेज है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, इसमें बर्थ रेट begins to fall due to urbanization, education and family planning, slowing growth. लो स्टेशनरी स्टेज है जिसमें बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। डिक्लाइनिंग स्टेज आ गई लास्ट, इसमें बर्थ रेट फॉल हो जाता है बिलो डेथ रेट और लीड करता है पॉपुलेशन डिक्लाइन पे। क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रेंथ्स ऑफ द मॉडल। स्ट्रेंथ्स क्या है इसकी? प्रोवाइड्स a clear framework to understand demographic change in relation to development, useful for comparing countries at different stages of modernization, and it also highlights the role of healthcare, education, and economic progress in shaping population trends. Helps policymaker anticipate changes such as rapid growth or aging population. ये आप इसमें डायग्राम लाइक फ्लो चार्ट जैसा भी बना सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है इस मॉडल की? ये है यूरोसेंट्रिक बायस। The model is based on the historical experience of Western Europe and may not apply universally. तो ये जो है वो यूरोप की वेस्टर्न यूरोप की कल्चर पे बेस्ड था, उसकी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, पूरे वर्ल्ड पे ही अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। Assumption of linear progress. It assumes all countries will pass through the same stage, which is not always true. तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, लाइक समटाइम्स कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं पॉपुलेशन के, जरूरी नहीं है ग्रोथ इसी तरह से हो। Neglect of cultural and political factors. Fertility and mortality are influenced by region, culture, government policies, and conflicts which the model overlook. Migration ignored. The model does not account for international migration, which can significantly alter population dynamics. State variation. Some countries experience stalled transition. Example, persistently high fertility despite development, while others skip stages due to rapid modernization. Contemporary relevance क्या है इसकी? तो जो मैनी डेवलपिंग कंट्री है
वो अभी स्टेज 2 और 3 पे है, जहाँ पे वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं रैपिड ग्रोथ के, अर्बनाइजेशन और रिसोर्स ट्रेंड के। और डेवलप्ड नेशन जो है 4th या 5 स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वो एजिंग पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं, श्रिंकिंग वर्कफोर्स से डील कर रहे हैं और उनको इमिग्रेशन की नीड है। ये सब आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट्स एंड वर्ल्ड पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट और आपको वर्ड पैटर्न के बारे में बताना है इसमें। Migration is the movement of people from one place to another, either within a country or across borders. It is measured through census data, surveys, and indicators like net migration rate, and its world pattern shows large flows from developing to developed regions, as well as significant internal migration within countries. कॉन्सेप्ट क्या है माइग्रेशन का? तो उसमें आप बता सकते हैं कि माइग्रेशन किस किस रीजन की वजह से हो सकती है। और इट कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल माइग्रेशन, जिसमें मूवमेंट विद इन कंट्री होती है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन, जहाँ पे एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम अ रीजन होता है। वॉलंटरी एंड फोर्स्ड माइग्रेशन, तो इसमें आते हैं कि कैसे चॉइस के बेस पे और कंपल्शन के बेस पे माइग्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो सर्वेज हो सकते हैं, पॉपुलेशन रजिस्टर्स हो सकते हैं, सेंसस डेटा। इंडिकेटर्स क्या क्या है इसके? ग्रॉस माइग्रेशन, टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो। नेट माइग्रेशन, डिफरेंस जो इन माइग्रेशन हुई है उसमें से आउट माइग्रेशन को हम माइनस कर देंगे। माइग्रेशन रेट, migrants per thousand population. Lifetime migrants, people living in a place different from their birthplace, कि birthplace से कोई और place में ही move हो जाना, वो lifetime migrants हो गए। वर्ल्ड पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, सो सबसे पहले साउथ नॉर्थ माइग्रेशन दिखता है। लार्ज फ्लो है फ्रॉम डेवलपिंग रीजन्स, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका टू डेवलप्ड रीजन्स, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। लेबर माइग्रेशन, जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अट्रैक्ट करती है मिलियन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम साउथ एशिया को। रिफ्यूजी मूवमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जैसे सीरिया, अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका हैव क्रिएटेड मैसिव रिफ्यूजी इनफ्लोज। इंटरनल माइग्रेशन, चाइना और इंडिया विटनेस करते हैं ह्यूज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ। Circular and return migration, temporary migration from work or study followed by return to the country of origin. Brain drain versus brain gain, skilled migration from developing to developed countries with receiving national benefits from talent inflows. Give an overview of population policies in development and developing countries of the world. तो आपको ओवरव्यू देना पॉपुलेशन पॉलिसीज का डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। तो पॉपुलेशन पॉलिसीज जो हैं वो डेलिब्रेट मेजर है, अडॉप्ट किया गया जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे इन्फ्लुएंस होता है डेमोग्राफिक ट्रेंड सच एज फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। These policies aim to balance population growth with resources, economic development, and social welfare. The approach differs significantly between developed and developing countries due to contrasting demographic challenges. सबसे पहले पॉपुलेशन पॉलिसी डेवलप्ड कंट्री की जानते हैं। तो लो फर्टिलिटी चैलेंज होता है। मोस्ट डेवलप्ड नेशंस फेस डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स एंड एजिंग पॉपुलेशन। ज्यादा इसमें एजिंग पॉपुलेशन होगी और जो बर्थ रेट है वो काफी कम हो जाएगा। एग्जांपल ले सकते हैं हम जापान, जर्मनी और इटली का। Policies encourages high fertility through incentives like cash benefit, tax breaks, subsidized child care and parental leave. तो इन कंट्रीज में बच्चे नहीं हो रहे हैं, लाइक डिक्लाइनिंग है बर्थ रेट, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है इंसेंटिवाइज कर रही है कि अगर किसी के भी लाइक कोई चाइल्ड बर्थ होता है तो उसमें बेनिफिट्स देते हैं काफी, ताकि उसकी जो पॉपुलेशन है वो मैनेज रहे। माइग्रेशन पॉलिसीज, इमिग्रेशन इज प्रोमोटेड टू offset workforce shortage and declining population. Countries like Canada and Australia adopt selective immigration policies to attract skilled workers. Aging population measure, एजिंग पॉपुलेशन के लिए हेल्थ केयर, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। पॉलिसी इनकरेज करती है एक्टिव एजिंग एंड एक्सटेंडेड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को।
एग्जाम्पल है फ्रांस ऑफर्स फैमिली अलाउंसेस एंड सब्सिडाइज्ड चाइल्ड केयर. Japan promotes pro-natalist policies but also struggle with cultural barriers to higher fertility. उसके अलावा पॉपुलेशन पॉलिसी डेवलपिंग कंट्री की देखते हैं तो इसमें हाई फर्टिलिटी चैलेंज है. मैनी डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, यहाँ पे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से रिसोर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेन हो रहा है. ये जो पॉलिसी है वो एम्फोसाइज करती है कि हमें जो फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस करना है थ्रू फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स. हेल्थ एंड एजुकेशन फोकस कर रहा है इम्प्रूविंग मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को, रिड्यूस करनी है इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड प्रमोट करना है फीमेल एजुकेशन को. लिटरेसी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन आर सीन एज की टू लोअरिंग फर्टिलिटी रेट्स. अर्बनाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं. तो पॉलिसी है वो एम कर रहा है मैनेज करने के लिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन को और प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोइंग यूथ पॉपुलेशन को. एग्जांपल्स India's National Population Policy 2000 emphasized productive health, family planning and education. China's former one-child policy 1979 से 2015 तक था was a strict measure to curb population growth, later replaced by a two-child now three-child policy due to aging concerns. कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हम इसका. तो डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्री है वो स्ट्रगल कर रही है अंडर पॉपुलेशन और एजिंग से. उसकी वजह से उनको प्रो नेटलिस्ट और इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज उनको अपनानी पड़ रही हैं. डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्स स्ट्रेन से. उसकी वजह से उनको अडॉप्ट करनी पड़ी है एंटी नेटलिस्ट एंड फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज. तो ये आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते थे. नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फोर थ्योरीज रिलेटेड टू इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट की जो इवोल्यूशन है उसकी फोर थ्योरीज आपको बतानी है. तो ये काफी लाइक इवॉल्व हुआ है सेंचुरीज क्योंकि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर और टेक्नोलॉजी की इन्फ्लुएंस थी. थ्योरीज के बारे में जानते हैं. सबसे फर्स्ट है नेचुरल एंड एनवायरमेंटल थ्योरी जिसमें एम्फेसिस है रोल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इन शेपिंग सेटलमेंट्स. इसमें आता है अर्ली ह्यूमन सेटल नियर रिवर, fertile plains, forests and coastal areas for food, water and shelter. Geography determined settlement patterns, nucleated villages in fertile plains, dispersed settlements in hilly regions. इसके एग्जाम्पल हैं the Indus Valley civilization flourished along river valleys due to fertile soil and water availability. नेक्स्ट है इकोनॉमिक थ्योरी. तो इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में है कि जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री की, उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट्स बनती हैं. एग्रीकल्चर सरप्लस led to permanent villages while trade and commerce gave rise to towns and cities. Industrialization in the 18th and 19th century transformed small towns into large urban centers. Example है इसके मैनचेस्टर in England grew rapidly during the industrial revolution due to textile industries. अगला है social और cultural theories. Settlements are shaped by social organization, cultural practices and religious belief. Villages often reflect caste-based or kinship-based division, while cities may develop around temple, mosque or churches. Cultural center attract population and evolve into towns. Example, Varanasi in India developed as a religious and cultural hub. अगला है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. इसमें आता है सेटलमेंट जो है वो इवॉल्व होती है सेंटर ऑफ पावर और गवर्नेंस के लिए. तो जैसे जहाँ पे कैपिटल्स, फोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ज्यादा ग्रो होती है. मिलिट्री नीड also influences settlement locations such as fortified town. तो इसमें एग्जांपल है दिल्ली evolved as a major settlement due to its role as a political capital across centuries. The evolution of human settlement can be explained through environmental, economic, social, cultural, and political administrative theories. Each highlights a different
driving force, nature, economy, and culture and governance. But in reality, settlements often evolve through a combination of these factors. Understanding these theories help explain the diversity and complexity of settlement pattern across the world. Next, I discuss the functional classification of settlement given by C.D. Harris and Howard J. Nelson. तो आपको इनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट के बारे में बताना है. इसमें है सेटलमेंट ज्योग्राफी ऑफन क्लासिफाइज टाउन एंड सिटीज नॉट ओनली बाय साइज बट आल्सो बाय देयर फंक्शंस. The roles they play in the economic and social life of a region. तो इसमें है C.D. हैरिस और हार्वर्ड जे नेल्सन ने 1958 में प्रोवाइड किया था वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग सेटलमेंट्स बेस्ड ऑन देयर डोमिनेंट फंक्शंस. इसमें सब आता है कि कैसे इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कैटेगरीज बनाई थी. अमेरिकन सिटीज को उन्होंने एनालाइज करा था और इसके जो मेजर फंक्शनल टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग सिटीज. तो ये जो एरियाज हैं वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और प्रोडक्शन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, काफी डोमिनेशन है इनकी. एग्जांपल है डेट्रॉइट जो कि ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, पिट्सबर्ग स्टील के लिए फेमस है, और ये है कैरेक्टराइज्ड है फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज एंड लार्ज वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है यहाँ पे. रिटेल और होलसेल सिटीज जहाँ पे सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स का, वेयर गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. एग्जांपल्स हैं शिकागो, सेंट लुइस acts as a regional hub for marketing, warehousing and distribution networks. Transport and communication cities जैसे कि settlement that grow around major transport routes, railways, ports, airports. Example है Kansas City and New Orleans serve as gateway for goods and people, facilitating connectivity. माइनिंग सिटीज है जहाँ पे माइनिंग होती है, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होती है और रॉ मटेरियल्स मिलता है. एग्जांपल है ब्यूट कॉपर के लिए, स्क्रैंटन कोल के लिए. ऑफन लोकेटेड नियर रिसोर्स रिच एरियाज एंड डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल इंडस्ट्री. स्पेशलाइज्ड सर्विस सिटीज जो कि एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म और रिलीजियस फंक्शन हैं जिसके. एग्जांपल है वॉशिंगटन डीसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बॉस्टन एजुकेशन के लिए, लास वेगस टूरिज्म के लिए. प्रोवाइड करता है नॉन इंडस्ट्रियल सर्विसेज और अट्रैक्ट करता है डाइवर्स पॉपुलेशन को. इन सब की सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हाईलाइट करता है इकोनॉमिक बेस ऑफ सेटलमेंट एंड देयर रोल इन रीजनल डेवलपमेंट. हेल्प्स प्लानर्स understand urban specialization and interdependence, or shows how cities evolve and diversify functions over time. Though based on US cities, the framework is widely applied globally to study settlement functions. Next है explain central place theory given by Christoller. Differentiate between Christoller and Losch central place theory by giving any two differences each. तो सबसे पहले सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टॉलर की जानते हैं. ये प्रपोज की गई थी वॉल्टर क्रिस्टॉलर इन 1933 में, और ये एक्सप्लेन करते हैं कि स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स और सर्विसेज कैसे होता है. Christoller argues that settlements function as central places providing goods and services to surrounding rural areas. The theory assumes an isotropic plane, uniform landscape without physical barrier, population evenly distributed. कि जो population है वो evenly distributed होगा, equal accessibility in all directions. Settlements are organized in a hierarchical system. High order center provides specialized goods services जैसे यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स हो गए. लोअर ऑर्डर सेंटर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज जैसे ग्रोसरी और स्कूल्स और एवरीडे गुड्स हैं ये. Christoller used hexagonal pattern to show market areas avoiding overlap or gaps. The model identifies three principles. पहला है marketing principle जिसमें आता है settlement are spaced to maximize market coverage. Transport principle जिसमें आता है settlement align along transport routes for efficiency. Administrative principle आता है जिसमें settlements are organized for effective governance. और डिफरेंसेस क्या है क्रिस्टॉलर और लॉश की थ्योरीज के. तो क्रिस्टॉलर की जो थ्योरी है उसका फोकस है प्राइमरली ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट एंड देयर हायरार्की बेस्ड ऑन सर्विस प्रोविजन.
assumption है इसकी कि जो ऑर्डरली हेक्सागोनल पैटर्न है और एक रिजिड हायरार्की है सेंट्रल प्लेसेस की। लॉश की थ्योरी का फोकस ज़्यादा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेटलमेंट हायरार्की। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अलाउज फॉर मल्टीपल हेक्सागोनल अरेंजमेंट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट goods and services, making it less rigid and more realistic. Christoller's central place theory provides a geometric and hierarchical model of settlement distribution, highlighting how towns and cities serve surrounding areas. Losh's modification makes the theory more economically oriented and flexible, recognizing the real world settlement pattern are influenced by diverse goods, services, and market forces. Together, these theories remain foundational in urban and regional planning. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम आ चुके हैं जून 2025 के पेपर में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अर्बनाइजेशन बताना आपको, नेम द 4 कंपोनेंट्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये हम अभी पहले जान चुके हैं, अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब काफी सारी जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। माइग्रेशन, नेचुरल ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ सिटी बाउंड्रीज की वजह से, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं काफी, कंजेशन, पॉल्यूशन, हाउसिंग शॉर्टेज की। 4 कंपोनेंट्स क्या है इसके, नेचुरल इंक्रीज, कि नेचुरली कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है वो आप बता सकते हैं इसमें। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, कैसे लोग गांवों से अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ती है। रिक्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन एरियाज, कैसे रूरल एरिया समटाइम्स अर्बन एरिया डिक्लेयर हो जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ती है। एक्सपेंशन ऑफ अर्बन बाउंड्रीज, कुछ टाउन्स और विलेजेस अर्बन एरिया की उसमें आते हैं, लाइक पेरिफेरी में, जो थोड़े टाइम बाद अर्बन एरिया का पार्ट बन जाते हैं, उसकी वजह से भी अर्बनाइजेशन बढ़ती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंसिव एंड constricted population pyramid with the help of diagram. पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की एक पॉपुलेशन के। 2 कॉमन टाइप्स क्या है इसके, एक्सपेंसिव और कॉन्स्ट्रिक्टेड पिरामिड्स हो सकते हैं। और सबसे पहले एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में जानते हैं हम। इसका जो बेस है वो काफी ब्रॉड होता है और जो टॉप है काफी लाइक शार्प होता है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये इंडिकेट करता है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ यंग पीपल। तो ये जो जो पॉपुलेशन है यंग पीपल की ज्यादा है और ओल्ड एज की कम है, तो वो इसमें इंडिकेट हो रहा है। कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज विद लिमिटेड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एक्सेस, इसकी इम्प्लीकेशन है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, प्रेशर होगा रिसोर्सेज पे और नीड होगी चाइल्ड फोकस सर्विसेज पे। देन है ये वाला कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन पिरामिड, इसमें नैरो बेस है, मोर यूनिफॉर्म मिडल है और स्लाइटली टेपरिंग टॉप है। इंडिकेट करता है लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड एजिंग पॉपुलेशन, कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज विद बेटर हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग। इम्प्लीकेशन है इसकी स्लोअर ग्रोथ, एजिंग वर्कफोर्स, इंक्रीज डिमांड फॉर एल्डरली केयर। अगला डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आपने बताना है, ये रेफर करता है आइडियल साइज ऑफ अ पॉपुलेशन दैट अलाउज maximum utilization of available resources to achieve the highest possible standard of living. It is neither too large nor too small, but balanced in relation to the resources, technology, and level of development of an area. If the population is below optimum होगा तो उसका मतलब ये होगा कि resources जो है वो underutilized है और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो होगी और इनोवेशन काफी कम होगा। जबकि अगर अबव ऑप्टिमम पॉपुलेशन है तो उसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज स्ट्रेन हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बढ़ रही है। और अगर ऑप्टिमम पॉपुलेशन है तो उसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और वेलफेयर मैक्सिमाइज्ड है। The concept is dynamic. It changes with advances in technology, resource availability, and socio-economic conditions.
For example, a country with limited resources may have a lower optimum population, while a technologically advanced nation can sustain a large population. ये आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज अबाउट अचीविंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इन हार्मनी विद द रिसोर्सेज। अगला है डिस्कस इन ब्रीफ एनी टू डेटा सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी का डेटा हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसके दो सोर्सेज आपको बताने हैं। इसमें फर्स्ट आएगा सेंसस डेटा, जो सेंसस होता है पॉपुलेशन का, उसमें डेटा मिल जाता है हमारे को। इसमें पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, लिटरेचर, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग और एमेनिटी सबका पता चल जाता है। इंडिया में डेसिनिलियन सेंसस कंडक्ट होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और इससे रूरल और अर्बन सेटलमेंट का पता चलता है, टाउन्स क्लासिफाई होते हैं और ओवर टाइम जो भी चेंजेस हुए हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। टोपोग्राफिक मैप्स हो सकते हैं prepared by organization like the Service of India. These maps depicts physical and cultural features of the land. They show the location of villages, towns, roads, rivers and relief features. तो आप ये बता सकते हैं कैसे टोपोग्राफिक मैप में सारे टेरेन, वाटर सोर्सेज और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हम जान सकते हैं। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोलिक थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। हाइड्रोलिक थ्योरीज क्या है? ये एक्सप्लेन करती हैं ओरिजिन और ग्रोथ ऑफ अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स इन रिलेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कैसे सेटलमेंट्स ग्रोथ हुई थी उसके बारे में हम इस हाइड्रोलिक थ्योरीज में जानते हैं। द सेंट्रल आइडिया इज दैट द लार्ज scale irrigation system were crucial for sustaining agriculture in river valleys, and this necessity led to the development of organized communities and centralized authorities. ये प्रपोज किया गया था स्कॉलर्स लाइक कार्ल विटफॉगल, और ये हाइड्रोलिक हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि जो सिविलाइजेशन है जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, चाइना, ये सब मेजर रिवर्स के जो अराउंड है वहां पे डेवलप हुई थी, जहाँ पे वाटर के लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी थी, काफी अच्छी प्लानिंग थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी थी। The construction of canal, reservoir and embankments demanded cooperation, which in turn fostered social hierarchy, division of labor and political organization. The hydraulic societies were characterized by strong states or rulers who managed water distribution, taxation and agricultural surplus. The surplus enabled urban growth, trade and cultural development. Thus, water management was not only an economic necessity but also a foundation for social and political structure. Next है describe the two types of villages notified by the Census of India. Two types of villages को आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट आता है रेवेन्यू विलेज और सेकंड है सेंसस विलेज। सबसे पहले रेवेन्यू विलेज के बारे में जानते हैं। ये विलेज है जहाँ पे बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लाइक है वो villages होती है. It has definite boundaries and may consist of one or more hamlets. Each revenue village is recognized by the state government and has a village headman or patwari responsible for land records and revenue collection. और ये ऑफिशियल यूनिट है जो यूज की जाती है गवर्नेंस, टैक्सेशन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. सेंसस विलेज है. Census village is a statistical unit created for the purpose of population enumeration during the census. It may coincide with a revenue village or be subdivided into smaller units if the population is large. Census villages are identified to ensure accurate data collection on population, housing, literacy, or amenities. They help in analyzing demographic and social economic characteristics of rural development. तो जो रेवेन्यू विलेज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और जो सेंसस विलेज है वो स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी के लिए है. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशहोल्ड. Discuss any two types of goods and professions based on the concept of threshold. तो threshold क्या होता है? ये मिनिमम पॉपुलेशन साइज और डिमांड रिक्वायर्ड होती है to support the provision of a good service or
profession in a settlement. और ये जो थ्रेशोल्ड होता है, इट इज अ की आइडिया टू सेंट्रल प्लेस थ्योरी विच एक्सप्लेन्स हाउ सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज. A threshold ensure that there are enough consumers to make a business or service economically viable. If the population is below the threshold, the services cannot sustain itself. अगर large settlement जो है वो अगर उसमें high threshold होता है तो वो support करता है specialized good और profession, while smaller settlements sustain only basic services. Type of goods and professions based on threshold में first आएगा low threshold goods and professions. इसमें स्मॉल पॉपुलेशन रिक्वायर्ड होती है सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि डेली नेसेसिटीज, ग्रोसरी, मिल्क, वेजिटेबल, प्रोफेशन सच एज बार्बर, प्राइमरी स्कूल टीचर्स और डॉक्टर्स. तो ये डेली यूज की गुड्स होती हैं और ये हर विलेज में मिलती हैं, हर टाउन में मिलती हैं, बिकॉज इनकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट है, वाइड स्प्रेड है. हाई थ्रेशोल्ड गुड्स और प्रोफेशन, तो ये जो है वो लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड चाहिए और लाइक इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए. लग्जरी गुड्स जैसे कि स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेशंस लाइक न्यूरोसर्जन और आर्किटेक्ट्स इसमें आते हैं और ये लार्ज सिटीज में आती है जहाँ पे सफिशिएंट डिमांड इसकी एग्जिस्ट करती हो. तो ये हो गया हमारे सेक्शन ए. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन बी. दोस्तों सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिस्पांसिबल फैक्टर्स है उसके बारे में हमें बताना है. सबसे पहले है सोशल फैक्टर्स. इसमें आता है कल्चरल और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, जैसे कि कोई एरिया है जहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन बनी, रिलीजियस सेंटर्स हैं या कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, तो वो अट्रैक्ट करती है सेटलमेंट को, जैसे कि वाराणसी और मक्का. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, जैसे रीजन्स जहाँ पे पीस और सिक्योरिटी है वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी. एजुकेशन और हेल्थ केयर भी हो सकता है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी है स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स की, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा आती है, जैसे कि अर्बन सेंटर्स हो गए. नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जहाँ जहाँ पे ज्यादा होंगी, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ट्रेड हब्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है, जैसे फर्टाइल प्लेन्स like the Indo-Gangetic Plain support dense rural population due to abundant food supply. Infrastructure और transport भी हो सकते हैं, जैसे well connected areas with roads, railways and ports encourages settlement and commerce. Urbanization, cities with modern amenities and higher living standard pull people from rural areas. डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे बर्थ और डेथ रेट्स, माइग्रेशन के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, पॉपुलेशन पॉलिसीज क्या क्या हैं, या एज स्ट्रक्चर, वो आप इसमें मेंशन कर सकता है. नेक्स्ट डिस्क्राइब द सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्क पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्क पार्टिसिपेशन को कैसे सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं वो आपको बताना है. सोशल फैक्टर्स में आएगा सबसे पहले कल्चरल नॉर्म्स, जैसे कि सोसाइटीज में कंजर्वेटिव रीजन है वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है क्योंकि सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं. एजुकेशन हो सकता है, जैसे कि हायर लिटरेसी और स्किल लेवल इंक्रीज करता है एम्प्लॉयबिलिटी को. कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम सच एज जापान एंड जर्मनी हैव हायर पार्टिसिपेशन इन skilled professions. Social status or roles, in agrarian societies family labor is common, while in industrial nations individual employment dominates. इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी इंडस्ट्रीज हैं. एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियल बेस, कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे लार्ज शेयर है पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में और वो थोड़ा इनफॉर्मल है, जबकि एडवांस इकोनॉमी में ज्यादा पार्टिसिपेशन सर्विस और टेक्नोलॉजीज में है. इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मार्केट, इंडस्ट्रीज डिटरमाइन करती है एम्प्लॉयमेंट को. अर्बन सेंटर्स अट्रैक्ट करते हैं हायर पार्टिसिपेशन ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज. ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, कि कैसे नई जॉब्स ट्रेड, आईटी और आउटसोर्सिंग में कैसे इन्फ्लुएंस करती है वो बता सकते हैं आप. डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कि एज का स्ट्रक्चर,
अगर यंगर पॉपुलेशन होगी तो कैसे जॉब्स बढ़ेंगी या कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जैसे साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया contributes to higher labor force participation in low skilled jobs. Aging population in Europe and Japan reduce participation rates and shift demand toward elderly care services. Gender composition की कैसे female participation like varies widely from high in Nordic countries to lower in South Asia. Migration, जैसे कि movement of people across borders for work reshape participation with migrant labor playing a crucial role in Gulf countries and Western economies. तो ये सब आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। State the five type of population resource region given by Edward Ackerman and discuss any one population resource region by Ackerman. एडवर्ड एक्करमैन की तरफ से ये इंट्रोड्यूस किया गया था पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन को। इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे ह्यूमन नंबर्स जो है वो इंटरेक्ट करता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी से। He argued that resources are meaningful only when linked to human needs and technological capacity. Thus, the balance between population and resources determine economic potential, living standard, and development. 5 टाइप की पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन हो सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सोर्स रीजन, ये एरियाज होते हैं जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी है, लो पावर रिसोर्स रेशियो है और हाई लिविंग स्टैंडर्ड है। जैसे कि यूएस से हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है टेक्नोलॉजी रिसोर्स रीजन के। फूड डेफिसिट रीजन हो सकता है। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज विद लिमिटेड फूड रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स, जैसे कि जापान। तो वहाँ पे काफी कम प्रोडक्शन होती है फूड रिसोर्सेज की, उसकी वजह से वो जो है वो ज्यादातर फूड रिसोर्सेज इंपोर्ट करके ही लेके आते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर रीजन, जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर हो सकता है। रीजन्स वेयर पॉपुलेशन एक्सीड्स रिसोर्स कैपेसिटी लीडिंग टू पॉवर्टी एंड स्ट्रेस, तो इसमें हो सकता है इंडिया और चाइना। देन है रिसोर्स सरप्लस रीजन, कुछ एरियाज जहाँ पे काफी सारे रिसोर्सेज हैं और लाइक स्पार्सली पॉपुलेशन है। ऑफन ये जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को, जैसे पार्ट्स ऑफ अफ्रीका जहाँ पे काफी रिसोर्सेज हैं, मिडल ईस्ट हो गया। अंडर पॉपुलेशन रीजन हो सकते हैं एरियाज जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बट इनसफिशिएंट पॉपुलेशन है उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, जैसे साइबेरिया और कनाडा का नॉर्थ पार्ट। एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी सोर्स रीजन के बारे में हम जान रहे हैं, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें जैसे जो काफी जो पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो है काफी लो है, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अलाउ एफिशिएंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो रीजन है वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं ये टेक्नोलॉजी को और कैपिटल को अदर पार्ट्स में, और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है काफी हाई होती है और लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी हाई है। और ये जो इकोनॉमी है यहाँ पे इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबल ट्रेड काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है डिस्कस इन ब्रीफ अमेरिकन एंड इंडियन ज्योग्राफर्स कंट्रीब्यूशन टू सेटलमेंट। तो अमेरिकन ज्योग्राफर्स जो थे वो उन्होंने सेटलमेंट ज्योग्राफी में डेवलपिंग थ्योरीज दी थी, जैसे सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो गया, अर्बन मॉर्फोलॉजी, क्वांटिटेटिव मेथड्स। जबकि जो इंडियन ज्योग्राफर है उन्होंने एनरिच किया है इस फील्ड को और उन्होंने स्टडी की है रूरल सेटलमेंट की, कल्चर लैंडस्केप की, हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल ट्रेडिशन की, और जैसे कि एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी बताया गया है और कॉलोनियल सर्विस के द्वारा भी बताया गया है। तो सबसे पहले अमेरिकन ज्योग्राफर्स की जानते हैं कंट्रीब्यूशंस। इसमें सबसे फर्स्ट है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। इन्होंने कौन से फ्रेमवर्क दिए थे, जैसे वॉल्टर क्रिस्टॉलर और ऑगस्ट लॉश की सेंटर प्लेस थ्योरी के बारे में बताया गया है कि कैसे उसमें एक्सप्लेन किया था स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाउन्स एंड सर्विसेज। देन अर्बन स्टडीज हो गया, शॉन्ची हैरिस एंड एडवर्ड ओलमैन की तरफ से डेवलप की गई थी मल्टीपल न्यूक्लाई मॉडल, जिसमें एनालाइज करते हैं अर्बन ग्रोथ और फंक्शनल जोन्स के बारे में। देन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जब आया था तो कैसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैथमेटिकल अप्रोचेस को यूज करके सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच हमें मिली थी। रीजनल एनालिसिस भी हुए थे, जैसे
जो मेट्रोपॉलिटन एक्सपेंशन है, सब अर्बनाइजेशन और रूरल अर्बन लिंकेजेस है, उसकी वजह से कैसे सेटलमेंट डायनामिक्स चेंज हुए हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। और अब हम जानेंगे इंडियन ज्योग्राफर्स की कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये जो इंडियन थॉट्स है वो वेदास, पुराणास और एपिक्स से काफी इन्फ्लुएंस है, जिसमें ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन और सेटलमेंट पैटर्न के बारे में बताया है। कॉलोनियल पीरियड में इंडियन स्कॉलर थे जैसे कि आर एल सिंह, इन्होंने एडवांस सेटलमेंट स्टडीज करी, फोकस किया रूरल मॉर्फोलॉजी पे, विलेज पैटर्न पे और कल्चरल लैंडस्केप पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन ज्योग्राफर्स ने एम्फेसाइज किया था रूरल सेटलमेंट टाइपोलॉजी, कास्ट बेस्ड स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन और द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन ऑन सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो मॉडर्न कंट्रीब्यूशन है उसमें आता है, स्कॉलर्स ने स्टडी की थी अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, मेट्रोपॉलिटन ग्रोथ इंडिया में, और उसको लिंक किया था सेटलमेंट ज्योग्राफी टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्लानिंग के साथ। Next, what is ecstatics? Describe the five underlying principles in the creation of human settlements proposed by Doxiadis. तो ecstatics होती है साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये डेवलप हुई थी ग्रीक आर्किटेक्ट और प्लानर कॉन्स्टेंटिनोस ए डॉक्सियाडिस की तरफ से। और इसमें स्टडी होती है स्ट्रक्चर, ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट यूनिट अ हाउस टू लार्जेस्ट the global city. Doxiadis proposed five principles of creating sustainable human settlements. Nature हो गया first, second is human need, society, shells जैसे कि buildings और networks. So, ecstatics is a multidisciplinary approach that examines how people interact with their environment, technology, and social system to form settlement. तो इसके बारे में बताया गया था। इसके जो 5 प्रिंसिपल हैं उसमें से फर्स्ट है नेचर, कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि लैंड, वाटर, क्लाइमेट और इकोलॉजी सेटलमेंट को रीशेप करता है, उसमें कैसे ह्यूमन बीइंग रहता है, कैसे उसमें अडाप्ट करता है, वो आता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन नीड, कैसे हाउसिंग की नीड को फुलफिल करता है सेटलमेंट, हेल्थ की, एजुकेशन, रिक्रिएशन, एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन सोसाइटी, कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर, कल्चरल वैल्यूज और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू सेटलमेंट प्लानिंग। शेल्स हो गया, बिल्डिंग्स कैसे बनती है और कैसे वो प्रोटेक्टिव शेल प्रोवाइड करती है, ह्यूमन एक्टिविटी और मस्ट बी डिजाइन्ड एफिशिएंटली। नेटवर्क्स हो गए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, सर्विस कनेक्ट करता है पीपल और सस्टेनेबल ग्रोथ को। उसके अगला है डिस्कस एनी टू मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट के दो मेथड और दो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग टाइप्स बताने हैं आपको। रूरल सेटलमेंट जो है वो वाइडली वेरी करता है फॉर्म, साइज और डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंडिंग ऑन फिजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। Geographers have developed several methods to classify and analyze these settlements. तो इसमें दो मेथड्स है, पहला है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, कि कैसे किसी एरिया का शेप, लेआउट और फिजिकल फॉर्म जो है उसको हम स्टडी कर सकते हैं रूरल सेटलमेंट में। इसके बेसिस पे सेटलमेंट को डिवाइड किया जा सकता है लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, डिस्पर्स्ड, न्यूक्लिएटेड में। और जैसे कि इसका एग्जांपल है लीनियर सेटलमेंट, जो कि रोड, रिवर और वैली के साथ में बनता है। सर्कुलर हो गया जैसे किसी वाटर सोर्स या रिलीजियस साइट के अराउंड जो सेटलमेंट डेवलप होती है। Morphological analysis help in understanding how topography, water availability, and defense needs influence settlement pattern. It is particularly useful in regions where physical geography strongly dictates human habitation, such as Himalaya valleys and desert oases. Next है functional classification. तो इसमें आता है जो मेथड्स हैं वो बेस्ड है इकोनॉमिक और सोशल फंक्शन पे, और रूरल सेटलमेंट है वो ज्यादातर एग्रीकल्चरल, पास्टोरल, फिशिंग और माइनिंग बेस्ड है। और इसमें जैसे कि हो गया एग्जांपल विलेजेस हैं जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, जबकि जो राजस्थान के एरिया है वो ज्यादातर पास्टोरल है, क्योंकि वहाँ पे एरिड कंडीशंस और एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं हो सकता है। Functional classification highlights the
relationship between human activity and environment, showing how livelihood shape settlement organization. It also helps planner identify resource based vulnerabilities and opportunities for development. Next है differentiate between crystallars and lost central place theory by giving three differences each. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जो क्रिस्टोलर की थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करती थी हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. लॉस की थ्योरी का ऑब्जेक्टिव था टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड एक्सप्लेन स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मार्केट. इसमें जो पैटर्न यूज हुआ था वो हेक्सागोनल हायरार्की थी क्रिस्टोलर की थ्योरी में, जैसे कि हैमलेट्स, विलेज, टाउन, सिटीज. जबकि लॉस की थ्योरी में मल्टीपल ओवरलैपिंग हेक्सागोनल मार्केट्स एरियाज बेस्ड ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. फोकस था क्रिस्टोलर की थ्योरी का ज्यादातर, एम्फेसिस था ऑर्डर ऑफ गुड्स इन सेटलमेंट हायरार्की पे, जबकि लॉस की थ्योरी का जो फोकस था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था और कंज्यूमर डिमांड, और हायरार्की तो बिल्कुल भी नहीं था. एजम्पशन जो क्रिस्टोलर की थ्योरी में एजम्पशन है यूनिफॉर्म प्लेन है, इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, इक्वल परचेजिंग पावर है, सेटलमेंट सर्विंग हिंटरलैंड्स. जबकि लॉस की थ्योरी में सिमिलर assumption but allows greater flexibility in settlement and market arrangement. एप्लीकेशन क्रिस्टोलर की थ्योरी की ये थी कि काफी थ्योरेटिकल था और इसमें एक्सप्लेन किया गया था रूरल अर्बन हायरार्की को और सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन को. लॉस की थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल थी और ये अप्लाई की जा सकती है इंडस्ट्रियल लोकेशन, ट्रेड और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में. क्रिस्टोलर की थ्योरी सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी था और उसमें उसने बताया था, जबकि लॉस की थ्योरी थी इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन. इसका जो आइडिया था वो प्रॉफिटेबिलिटी और कंज्यूमर डिमांड था. तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेक्शन सी. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया. तो कैसे जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बतानी है. इसकी रीजनल वेरिएशंस हैं काफी और उस वो रिफ्लेक्ट करता है हिस्टोरिकल, सोशल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स को. शेड्यूल कास्ट की कंसंट्रेशन ज्यादातर है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, कोस्टल रीजन में और सदर्न स्टेट्स में. और हाई प्रोपोर्शन स्टेट्स जैसे कि पंजाब हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एससीज, अराउंड वन थर्ड ऑफ इट्स पॉपुलेशन. Other states with significant SC population includes West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Low proportion states कौन सी हैं? ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और इसमें एक्सेप्ट करेंगे हम असम को. हिल स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय हैव वेरी स्मॉल एससी पॉपुलेशन ड्यू टू डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स. स्पेटियल पैटर्न बता देते हैं इसका. तो SCs are more concentrated in plain and agriculturally prosperous regions, where traditional caste-based occupation were historically prevalent. Scheduled caste के बारे में जानते हैं. इसकी concentration ज़्यादा है hilly, forested और remote areas में. High proportion states, the central tribal belt stretching across Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and Gujarat have large ST population. The northeastern states, Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Arunachal, have high tribal concentration, often forming the majority. और अदर रीजन में ज्यादातर अंडमान और निकोबार में काफी ट्राइबल पॉपुलेशन है. महाराष्ट्र और राजस्थान में भी कुछ पार्ट्स में है. और इसका जो स्पेटियल पैटर्न है ये ज्यादातर लोकेटेड होते हैं इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स पे, जैसे कि फॉरेस्ट, हिल, प्लेट्यूज, where they maintain distinct cultural identities and traditional livelihoods. तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि एससीज जो हैं ज़्यादा अर्बनाइज्ड और इंटीग्रेटेड है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, और एसटीज जो है वो थोड़े आइसोलेटेड है. और एसटीज डोमिनेट करते हैं प्लेन्स और फर्टाइल रीजन्स को, जबकि एसटीज हैं हाईली हिली एंड फॉरेस्टेड बेल्ट्स. तो ये आप बता सकते हैं. देन है डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मर्केंटलिस्ट एंड फिजियोक्रेटिक स्कूल ऑफ पॉपुलेशन. तो दो स्कूल ऑफ पॉपुलेशन है उसके व्यूज आपको बताने हैं इसमें. ये जो है वो लाइक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक फिलोसफी है और मर्केंटलिस्ट व्यूज जानते हैं पॉपुलेशन पे. तो मर्केंटलिस्ट स्कूल फ्लरिश्ड हुआ था यूरोप में बिटवीन 16th to 18th century. Its central belief was the national wealth and power dependent
on the accumulation of precious metals like gold and silver achieved through a favorable balance of trade. और इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो एसेंशियल थी क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन का मतलब था ज़्यादा लेबर सप्लाई होगी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और मिलिट्री में, ज़्यादातर ग्रेट प्रोडक्शन होगी गुड्स की, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपोर्ट हो सकता है और मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी नेवी होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस होगी. They argued that government should encourage high birth rates and discourage immigration as the population was seen as a threat to national strength. In short, mercantilists viewed population as a source of economic and military power. फिजियोक्रेटिक व्यू क्या है? इसमें आता है, ये इमर्ज हुआ था फ्रांस में मिड 18th सेंचुरी में और ये थिंकर्स लाइक फ्रैंकोइस क्वेस्टने की तरफ से लेड किया गया था. इन्होंने एम्फसाइज किया था कि एग्रीकल्चर है वो ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ है और ट्रेड और बुलियन नहीं है. Physiocrats believed that population should be in balance with agriculture productivity. Unlike mercantilists, they did not favor unlimited population growth. तो इनका ये था कि जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस में होनी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वजह से, ताकि ज़्यादा स्ट्रेन ना हो रिसोर्सेज का. और इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया था कि जो प्रॉस्पेरिटी है एक नेशन की वो डिपेंड करती है कि कितनी ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी ना हो काफ़ी कम भी ना हो. फ्री ट्रेड और नेचुरल ऑर्डर की इम्पोर्टेंस के बारे में इन्होंने स्ट्रेस किया था. ये बिलीव करते थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लैंड की सस्टेनेबिलिटी के साथ अलाइन होनी चाहिए. तो ये आप इस क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिस्कस कॉन्सेप्ट 4 मेजरमेंट एंड वर्ल्ड पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी. तो फर्टिलिटी के मेजरमेंट्स बताने हैं आपको 4 और उसके अलावा वर्ल्ड पैटर्न ऑफ फर्टिलिटी बताना है. फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जानते हैं कि ये रेफर करता है एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पॉपुलेशन measured by the number of live births. It is distinct from fecundity, which denotes the biological capacity of reproduce. इसके मेजर्स हैं सबसे पहले क्रूड बर्थ रेट, जिसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन ईयर हम कैलकुलेट करते हैं कितने लाइव बर्थ हुए हैं. और उससे अगला है जनरल फर्टिलिटी रेट, जिसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. कि रिप्रोडक्टिव एज जो है 15 to 49 है, उसमें वुमेन की कितनी चाइल्ड बीयरिंग कैपेसिटी है वो इसमें जनरल फर्टिलिटी रेट में हम जानते हैं. उसके अलावा है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, जिसमें स्पेशल एज ग्रुप के हिसाब से पर नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन होता है. Total fertility rate है average number of children a woman is expected to have during her lifetime if current age specific fertility rate persists. वर्ल्ड पैटर्न्स ऑफ फर्टिलिटी में सबसे पहले आगे हाई फर्टिलिटी रीजन्स, जैसे कि सब सहारन अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया और मिडल ईस्ट आ गया. उसके अलावा मॉडरेट फर्टिलिटी रीजन्स हैं जहाँ पे एग्जांपल है लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. थर्ड है लो फर्टिलिटी रीजन्स, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया, जैसे कि जापान, कोरिया, चाइना. इमर्जिंग ट्रेंड्स, many developed countries face aging population and shrinking workforce due to sustainable low fertility. Developing regions are experiencing a fertility transition, moving from high to moderate levels as modernization spreads. Next is describe the functional landscape of urban area with the help of a diagram. तो अर्बन एरिया के लैंडस्केप के बारे में आपको बताना है. सबसे पहला है रेजिडेंशियल फंक्शन. लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अर्बन लैंड इज डिवोटेड टू हाउसिंग. रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, सिटी में अपार्टमेंट्स और लो डेंसिटी सबर्ब्स हो सकते हैं. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफन इन्फ्लुएंस रेजिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एफ्लुएंस ग्रुप ऑक्यूपाइंग वेल प्लान्ड कॉलोनीज एंड marginalized groups living in slums और इनफॉर्मल सेटलमेंट्स. कमर्शियल फंक्शंस हो सकते हैं जैसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया CBD, ये फॉर्म करते हैं इकोनॉमिक हार्ट ऑफ सिटीज और कंसंट्रेशन होती है यहाँ पे ज्यादा ऑफिसेज, बैंक्स, रिटेल शॉप्स ऑफ मार्केट्स की. उसके अलावा इंडस्ट्रियल फंक्शन, जो एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं लोकेट होता है
पेरिफेरी ऑफ स्टेट्स में ड्यू टू लैंड अवेलेबिलिटी, लोअर कॉस्ट एंड रिड्यूस पॉल्यूशन कंसर्न्स। रिक्रिएशनल फंक्शन हो सकता है कि जैसे पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्टेडियम्स बनते हैं, कल्चरल सेंटर्स बनते हैं, वो बता सकते हैं आप। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होता है सिटीज का, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, सिविक इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अर्बन मॉर्फोलॉजी। डिस्कस द स्कोप ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी, राइट अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ थ्योरीज रिलेटेड टू अर्बन मॉर्फोलॉजी। आपको अर्बन मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर बताना है, कैसे लाइक क्या चीज है ये, कैसे उसका स्कोप है और उसका एनालिसिस करना है, और जो डिफरेंट थ्योरीज है अर्बन मॉर्फोलॉजी की। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनेशन। ये है स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। और इसका स्कोप है कि इसमें हिस्टोरिकल एनालिसिस होता है कि कैसे जो सिटीज है इवॉल्व हुई एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स में, उसका स्पेशल स्ट्रक्चर कैसे स्टडी करता है, पैटर्न, हाउसिंग लेआउट और लैंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन को, फंक्शनल एस्पेक्ट हो सकते हैं उसके, एग्जामिन करता है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रिक्रिएशनल जोन्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं। देन इसमें प्लानिंग और पॉलिसीज होती हैं, अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसी, जोनिंग की पॉलिसी, रीजनरेशनल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडीज करता है ये, एनालाइज करता है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल, कॉलोनियल एंड मॉडर्न सिटीज अक्रॉस रीजन। कंपैरेटिव एनालिसिस है थ्योरीज का, तो सबसे पहले है थ्योरी कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। इसमें सजेस्ट किया था सिटीज ग्रो आउटवर्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स from the central business district. Inner zones house industries and lower income groups, while outer zones are residential suburbs. Criticized for oversimplification but useful in explaining early industrial cities. उसके अलावा सेक्टर थ्योरी, और ये होमर ने दी थी 1939 में। ये प्रपोज करता है कि जो सिटीज है वो डेवलप होती है सेक्टर्स में और वेजेस में, और ये रेडिएट होता है सेंट्रल अलोंग, लाइक जो ट्रांसपोर्ट रूट के अलोंग बनता है ये। हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया एक्सपेंड्स आउटवर्ड अलोंग डिजायरेबल कॉरिडोर्स, व्हाइल industries follow transport lines. Highlights the role of transport and social economic status in shaping urban form. मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी है, जिस ये आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्न सिटीज है उसमें सेवरल सेंटर्स है, न्यूक्लियाइज है इंस्टेड ऑफ a central business district. Different nuclei specialize in functions such as commerce, industry, and education. Reflects the complexity of large metropolitan area better than earlier models. डिस्कस अर्बन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज इन इंडिया सिंस 91। तो इसमें आपको बताना है कि अर्बन हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज कैसे डेवलप हुई इंडिया में सिंस 1991। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि इनिशिएटिव्स थे जैसे कि नेशनल हाउसिंग पॉलिसी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, राजीव आवास योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। अर्बन हाउसिंग पॉलिसी सिंस 1991 में सबसे पहले नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 1994 की, जो एनेबल करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन हाउसिंग डेवलपमेंट, मूविंग अवे फ्रॉम स्टेट लेड कंस्ट्रक्शन की। स्टेट कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी ये एम्फसाइज करता है अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स एंड एनकरेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। देन वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना है जो टारगेट करता है हाउसिंग फॉर अर्बन स्लम ड्वेलर्स। राजीव आवास योजना एम करता है टू मेक इंडिया स्लम फ्री बाय प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड बेसिक सर्विसेज टू स्लम रेजिडेंट्स। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015, इसमें हाउसिंग फॉर ऑल कहा गया, और बाय लाइक 2022 तक सबको घर प्रोवाइड किया जाए, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप एंड बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज में देखते हैं, इसमें जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जिसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया गया। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम 2015, इसमें फोकस था वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन स्पेसेस का 500 सिटीज में। स्मार्ट सिटीज मिशन है फिर
इसमें इंट्रोडक्शन है ICT बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एफिशिएंट अर्बन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क इसमें है स्ट्रेटेजिक विजन फॉर इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी। इसके फीचर्स और ट्रेंड्स क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ चुका है इस सेक्टर में। फोकस करता है इंक्लूसिविटी पे कि जो कम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप है, उनको भी हाउसेस मिले। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, एम्फेसाइज करता है लिंकिंग हाउसिंग विद ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी है, जैसे स्मार्ट सिटी अमृत स्कीम, तो उसमें डिजिटल गवर्नेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन स्पेस पे भी फोकस है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या है? ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसमें स्टडी करते हैं हम स्पेटियल वेरिएशन इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, कॉम्पोजिशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। It links demographic process with geographical space, providing insights into how human population interact with resource, environment and socio-economic system. डेवलपमेंट कैसे हुई थी वर्ल्ड में? तो अर्ली फाउंडेशंस है, इसमें क्लासिकल ज्योग्राफी और डेमोग्राफी पे फोकस था, और इस यहीं से पॉपुलेशन ज्योग्राफी की शुरुआत हुई। अर्ली ज्योग्राफर रेडसल को इसका डेवलपर बताया जा सकता है। उसके अलावा है फॉर्मल रिकॉग्निशन। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इमर्ज हुआ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के रूप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, when rapid population growth and urbanization become global concern. Or scholars such as Srivartha define population geography as the study of variation in population phenomena across space. Expansion हुआ इसके स्कोप का जब क्वांटिटेटिव मेथड्स आ गए, स्पेटियल एनालिसिस आ गया उसके बाद, और रिसोर्स रिलेशनशिप, माइग्रेशन फ्लो, अर्बनाइजेशन, रीजनल प्लानिंग की स्टडी हुई। कंटेम्पररी ट्रेंड्स 1990s से प्रेजेंट। Today, population geography addresses global challenges such as aging population, refugee movement, health geography, and sustainable development. It integrates GIS, remote sensing, and statistical modeling to study population dynamics at multiple scales. और इंडिया में किस चीज की डेवलपमेंट हुई है? तो सबसे पहले है अर्ली फेज, प्री इंडिपेंडेंस का टाइम है ये, जहाँ पे कॉलोनियल पीरियड है, और कॉलोनियल ज्योग्राफर्स एनालाइज्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज। पोस्ट इंडिपेंडेंस में RL सिंह और KD शर्मा इसमें मेन स्कॉलर्स थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सिग्निफिकेंटली सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए। और इस टाइम में यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स की एस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी। उसके अलावा है थर्ड अप्लाइड फेज 1980 से 1990s में, जहाँ पे रिसर्च एक्सपैंड की गई थी और फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन एंड पॉपुलेशन पॉलिसीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। स्टडीज फोकस्ड ऑन रीजनल डिस्पैरिटीज, अर्बन ग्रोथ एंड द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। उसके अलावा अभी है कंटेम्पररी फेज 2000s टू प्रेजेंट। इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ, Indian population geography now engages with issues such as demographic transition, aging, slum growth, health inequalities and environmental stress। तो इसमें GIS और spatial statistic की वजह से हमने सेंसस डेटा को एनालाइज करा और प्लान करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये था हमारा एनालिसिस MGG 004 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट का भी एनालिसिस चाहिए